नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात जाति और उसकी सियासत की। जाति जो हमारे समाज की हकीकत है, उसका असली चेहरा कैसा है, उसकी संख्या कितनी है और उसके सरोकार क्या हैं, ये लंबे अरसे से बहस का विषय रहे हैं। पिछली सरकार ने साल 2010 में तमाम सियासी दबावों के बीच इसे सामने लाने का भरोसा दिलाया और 2011 की जनगणना में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से इसका आंकड़ा भी जुटा लिया गया। लेकिन अब मौजूदा सरकार इसे लेकर पसोपेश में है। 4 साल बाद सरकार ने ग्रामीण भारत के आंकड़े तो जारी कर दिए, लेकिन देश में अलग अलग जातियों के आंकड़ों पर अब भी असमंजस बरकरार है। संबंधित मंत्रियों का कहना है कि आंकड़े इतने बिखरे हुए हैं और गणना इतनी अनसुलझी है कि इसे तत्काल सामने लाना संभव नहीं है। हालांकि सरकार कह रही है कि संचयित आंकड़ों की त्रुटियां ठीक करके इसे जारी करने का जिम्मा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को सौंप दिया गया है। लेकिन अब भी ये स्पष्टता नहीं है कि ये आंकड़े कब तक जारी हो पाएंगे। इधर बिहार में चुनाव से पहले जाति का आंकड़ा उजागर करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है और सरकार का यह बयान जाति की सियासत करने वाले नेताओं के विरोध को और धार दे रहा है। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने तो विरोध मार्च से लेकर फास्ट तक सब कुछ कर डाला। समर्थकों की तरफ से ये सवाल भी उठने लगे हैं कि सरकार कहीं जाति की सच्चाई को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रही। उसकी मंशा क्या है? कहीं उसके वैचारिक रुझान और राजनीतिक प्राथमिकताएं इसे जारी करने की राह में रोड़ा तो नहीं बन रहे। हालांकि मंडलवादी राजनीति करने वाली पार्टियों के सामने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट के 25 साल पूरे होने पर कई तरह के सवाल हैं। सवाल ये हैं कि आखिर उन्होंने अपनी चर्चा में आर्थिक सवालों और आम विकास के प्रश्नों को कितना प्रतिनिधित्व दिया। आज इन्हीं प्रश्नों और इन्हीं मुद्दों पर करेंगे अपने मेहमानों से बात। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं और इसके अलावा दिल्ली की युवा जनता भी है। हम सबसे पहले परिचय कराना चाहेंगे नंदिनी सुंदर का। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और सोशियोलॉजी पढ़ाती हैं। इसके अलावा आपने जातिगत आंकड़े जारी क्यों नहीं करने चाहिए और कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर एक लंबा ऐसे 1999 में लिखा है। हमारे साथ हैं मनोज झा। आप सोशल वर्क डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं हुकुमदेव नारायण यादव और हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी साहब। और इसके अलावा हमारे साथ हमारी जाति हिंदुस्तानी नाम से कैंपेन चला चुके वेद प्रताप वैदिक हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएं और अपने यहाँ पर युवा साथियों का स्वागत करें। उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में चुनाव के गर्माते माहौल के साथ जातीय जनगणना के आंकड़ों का मुद्दा भी गर्म हो गया है। पिछले 3 जुलाई को सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के आंशिक आंकड़े जारी किए। उनमें जो अंश सामने नहीं आया वो अलग अलग जातियों की तादाद का है। तो इल्जाम लगे कि एनडीए सरकार समाज के जातीय सच को छिपाना चाहती है। ये कास्ट सेंसस हो जाएगा तो देश में इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए कोई सरकार ये नहीं करेगी। और ये जो गरीब तबका है, जो असली भारत है, उसे ये भाषा के जरिए, धूर्तता की भाषा के जरिए बेवकूफ बनाते रहेंगे। क्या ये सरकार वचनबद्ध है कि जाति संबंधित जानकारी वो रिलीज करेगी कि नहीं? दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को सफाई देनी पड़ी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानीग्रिया की अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी और फिर जो उस उपयुक्त समय पर यह कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी, इसको सार्वजनिक किया जाएगा। सरकार का कहना है कि जातीय जनगणना से भ्रामक तस्वीर सामने आई। इनमें 46 लाख उपनाम आए, 8 करोड़ 19 लाख गलतियां पाई गईं। उनमें से 6 करोड़ 73 लाख गलतियां सुधार ली गई हैं। बाकी को सुधारने का काम जारी है। ये जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है।
जातीय आंकड़ों को जारी करने लायक बनाने के लिए केंद्र ने नीति आयोग के प्रमुख अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में समिति बनाई है, मगर बहस थमती नहीं दिखती। इल्जाम है कि चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जातीय जनगणना का विरोध किया था, इसलिए अब भाजपा सरकार इन आंकड़ों को जारी करने से हिचक रही है। एनडीए के दौर में सरकार में सवर्ण वर्चस्व लौटा है, इसलिए ये सरकार कुल जनसंख्या में पिछड़ी जातियों की बहुसंख्या नहीं दिखाना चाहती। जनगणना बेमन से कराई गई और उसी का नतीजा है कि इससे साफ तस्वीर नहीं उभरी। मगर जातीय आंकड़ों के पक्षधरों के सामने भी कई सवाल हैं। पूछा गया है कि अगर ये मालूम भी पड़ जाए कि किसी जाति के कितने लोग हैं, तो उससे वास्तव में फर्क क्या पड़ेगा? क्या मंडलवादी पार्टियां आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग करेंगी? उन आंकड़ों से कल्याणकारी या सामाजिक न्याय की नीतियां बनाने में क्या मदद मिलेगी? जब सरकारी नौकरियां घट रही हैं और साधन संपन्न तबकों के बच्चों के लिए सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिकता नहीं रहे, तब आरक्षण बढ़ाने की मांग का कितना औचित्य है? तो क्या जातीय आंकड़ों को जारी करने की मांग अतीत की समझ में फंसी हुई है और क्या इससे असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? 6 अगस्त को मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुए 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मंडलवादी ताकतों के लिए ये मौका आत्ममूल्यांकन करने का होना चाहिए। उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि उनके समर्थक रहे तबके उनका साथ क्यों छोड़ते गए हैं। क्या इसलिए कि वे न्याय और विकास के अधिक बड़े मुद्दों को अपनी राजनीति का हिस्सा नहीं बना पाए? उनके लिए सोचने का विषय ये भी है कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना से ग्रामीण भारत की अधिसंख्यक आबादी की जो दुर्दशा सामने आई, उसको लेकर समाधान का कोई एजेंडा उन्होंने पेश क्यों नहीं किया है? मैं अपनी चर्चा की शुरुआत हुकुमदेव जी आपसे करना चाहूंगी। जाति की जनगणना हो या ना हो ये एक अलग सवाल है, लेकिन अब तो हो चुका है। सरकार के पास उसके आंकड़े मौजूद हैं, लेकिन सरकार इसे जारी करने से ऐसा लगता है कि हिचक रही है। तमाम विशेषज्ञों की ये राय है। तो मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई सरकार हिचक रही है या छिपाने की कोशिश कर रही है? क्या हिच है उसमें? देखिए, आज के युग में जब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जानने वाले युवा वर्ग के लोग का मस्तिष्क इतना व्यापक और विकसित हो चुका है, तो किसी चीज़ को कोई छिपा के रखना भी चाहे तो छिपा के रख नहीं सकता, क्योंकि जो एक बार प्रकाश में आ गया वो आ गया, किसी न किसी तरह से निकल आएंगे। नंबर 2, तो आप लोग इंतजार करें कि किसी भी तरीके से छिपाएगी क्यों? आंकड़े आवे। सही माने में ये कहिए कि जिस समय ये जातिगत आधार पर इसका जनगणना हो, उस समय लोकसभा में मैं था और स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे हमारे भाजपा के पिछड़ा वर्ग के नेता थे। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उतनी ही मुस्तैदी से लड़ रहे थे जितने और लड़ रहे थे कि जातिगत आधार पर जनगणना हो। तीसरी बात कि हिंदुस्तान में जितनी जातियां हैं उतनी जातियों के आधार पर उतनी जातियों की गणना की जाए, तो मुझको लगता है कि आज के युग में ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वो कठिन है। अपनी बात को आप काट रहे हैं हुकुमदेव जी। आप एक तरफ कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि उसको किसी चीज को छिपाना मुश्किल है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जातियां इतनी हैं। मेरी बात आप समझे नहीं। हाँ। जातियों की गणना का एक समूह के आधार पर है। हाँ। समूह आधार पर है। ऊंची जातियों के अंदर में 3-4 जातियां हैं जो आइडेंटिफाइड हैं। हाँ। लेकिन ओबीसी के अंदर में कोई 3-4 हजार जातियां हैं जो अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बिखरी हुई है। तो उनको ग्रुप बना के ये कर सकते हैं। एक आधार था कि उनको ग्रुप बना के करे कि ओबीसी में जितनी जातियां हैं उनको एक साथ गिने, जिससे कि आ जाए कि ओबीसी का असली प्रतिनिधित्व कितना है। मुद्दा ये है जिसको हम लोग उठाते रहे और आज भी मैं मानता हूं कि ओबीसी का ऑन दी होल आंकड़ा नहीं है कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। भाई इसी को जानने के लिए तो ये सारी कवायद की गई थी और सरकारें अगर एससी एसटी का आंकड़ा जारी कर सकती हैं तो ओबीसी का आंकड़ा जारी करने में या दूसरी जातियों का आंकड़ा जारी करने में क्या दिक्कत है? एसटी और एससी में भी अनेकों जातियां हैं। ये नहीं है कि वो एक जाति मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर वो आंकड़े जारी हो सकते हैं तो ये हमारी बात नहीं समझेंगे आप। हाँ। एसटी में भी 50 जातियां हैं, लेकिन वो लिखा जाता है एसटी।
SC में भी 50 जातियां हैं, उनका लिखा जाता है SC। OBC में भी 2000, 3000, 4000 जातियां हैं, तो उनका भी एक ग्रुप में लिखा जाए OBC। दूसरे लोग हैं जो जात के आधार पर ही जानना चाहते हैं कि जाति की जनसंख्या OBC के अंदर अमुक जाति की कितनी कितनी जनसंख्या है, और उनके लिए है कि सन 1931। ये तो कहानी हो गई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब तक ये आंकड़ा लोगों के सामने आ जाएगा, क्योंकि बिहार चुनाव सिर पर है। आपकी पार्टी एक तरफ कहती है कि हम आंकड़ा जारी भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उसकी मंशा में कुछ ये भी लगता है कि वो ढीला ढाला रवैया अपना रही है। तो स्थिति स्पष्ट कब तक हो पाएगी? देखिए, बिहार में चुनाव से पहले आप देख रहे हैं आपके विरोधी दल के नेता मार्च कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मैं उस गुरु का शिष्य रहा हूँ जो हमेशा कहते हैं कि किसी के नियत पर शंका मत करो, उसके काम को देखो। तो मैं नियत पर नहीं बात करूंगा, मैं करूंगा ये कि जब सरकार के तरफ से ये कहा गया कि 2 बिंदुओं पर अगर उसके अंदर जो त्रुटियां हैं उसमें कोई 1 करोड़, 1.25 करोड़ त्रुटियां हैं जिनको सुधारने के लिए राज्य सरकारों के साथ भी त्रुटियों की बात मैं बता दूं, 8 करोड़ 19 लाख गलतियां थी, 6 करोड़ 73 लाख गलतियां सुधार भी ली गई हैं, इस बीच में बाकी है ना शेष। तो क्या वो गलतियों के साथ जारी करने से परिणाम क्या निकलेगा? नहीं, तो ये गलतियां सुधारना तो 4 साल से चल रहा होगा ना, आज ही थोड़े है। तो 4 साल से चल रहा है, तो और भी चलाने वाले थे ना। आप जितने भी तर्क दे रहे हैं उससे मनोज जी सहमत नहीं नजर आ रहे हैं। आप लोग क्यों इतने तत्पर हैं, क्यों अपनी मांग को लेकर इतने तत्पर हैं कि जातिगत आंकड़ा जारी किया? 2 चीजें समझना बहुत आवश्यक है कि मंडल कमीशन ने 1931 की जनगणना के आधार पर एक स्पेकुलेटिव और एक साइंटिफिक मैकेनिज्म दोनों को मिला करके एक निश्चित आंकड़ा आया 52%, और 3743 जातियां OBC के अंदर चिन्हित की गई। लेकिन मूलतः दिक्कत कहां से शुरू होती है कि जब आपने कहा कि 27% आरक्षण, 52 के लिए 27, SC के लिए आबादी के अनुपात में 15% आरक्षण की व्यवस्था थी, ST के लिए 7.5। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ये कहता था कि आबादी के अनुपात में जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये एक आंशिक भरपाई हो पाई क्योंकि OBC के लिए आपके पास साइंटिफिक डेटा, और इस वजह से हम लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है मनोज जी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कैप लगा रखा है 50% आरक्षण। देखिए, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी न्यायालय समाज की गत्यात्मकता के प्रति अगर संवेदनशील नहीं होगा तो इसके अंदर, समाज के अंदर बिखराव आएगा। दूसरी चीज अमृता जी, जाति और सियासत को आपने जोड़ दिया। सियासत के बारे में हम लोगों ने अपनी पहली कक्षा में पढ़ा था कि ऐसी व्यवस्था जो संसाधनों के वितरण के बारे में पहलकदमी कर सके, किसको क्या मिल रहा है, कितना, कब, क्यों, कैसे। अगर ये राजनीति है तो मैं समझता हूं इसको जातिवादी राजनीति की संज्ञा से नवाजना इस पूरे एक आंदोलन का, एक जिसको कहते हैं प्रगतिशील तत्व का, उसका हनन है। तीसरी चीज इसी सिलसिले में कहता हूं, अरविंद पनगड़िया जी के नेतृत्व में, हुकुमदेव भाई जानते हैं अरविंद पनगड़िया जी नव उदारवादी अर्थशास्त्री हैं, बाजार के अंदर की व्यवस्थाओं के बारे में चिंतन रखते हैं। जाति और जाति के अंदर कि जाति क्यों नहीं जाती और जाति की वजह से जो असमानता के लक्षण है उसके बारे में उनकी समझ बाजार की है। और एक आखिरी टिप्पणी, 2 मंत्री बताते हैं कि 52.6% लोग ग्रामीण भारत में भूमिहीन है। ये निर्गुण आंकड़ा लेके आप क्या करेंगे? आपको जानना चाहिए कि ये कौन भूमिहीन है। क्या भूमि के स्वामित्व का जाति से कोई संबंध है? क्या सफाई कर्मचारियों की में कौन नियुक्त होगा और कौन नियुक्ति पत्र देगा? अगर ये जाति निर्धारित करती है तो जाति की जनगणना होनी चाहिए। सामाजिक पहलकदमी और राजनीतिक पहलकदमी की कोशिश जेडीयू की तरफ से भी हुई। आप लोग क्या मानते हैं कि 25 साल अगर हम मंडल आयोग से लेकर अब तक की स्थिति को देखें तो क्या आप लोग मानते हैं कि आप लोग ये जो जातियों की हकीकत है हमारे समाज में उसको पाटने में कुछ हद तक सफल हो पाए हैं? क्योंकि अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो उठाए जा सकते हैं। इस संसद में जब इस प्रश्न पर बहस हुई है तो उस समय विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर चिंता व्यक्त की कि आज़ादी के 68 साल के बाद भी समाज के कुछ वर्गों तक जो आर्थिक विकास है वो क्यों नहीं पहुंच पाया और कैसे नहीं पहुंच पाया। तो ये जो आयोग बना इसी का नाम ही है सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। क्या इकोनॉमिक्स के साथ साथ कुछ सोशल तबके भी ऐसे वंचित रह गए जिनको इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी था? उसी में गांव के भी आंकड़े आए हैं और SC ST का जिसका आपने जिक्र किया उसके भी आंकड़े आए हैं।
तो 640 जिलों का इन्होंने जो निकाला है, उसके आधार पर आधी आबादी गांव में अभाव में रह रही है। हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। 13% एक कमरे के कच्चे मकान में लोग रह रहे हैं। गांव में 51% से अधिक दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली वेजेस। 4.5% ही आयकर पूरे रूरल इंडिया में दे पाते हैं। तो आप ये मानते हैं कि इनमें कोई सवर्ण नहीं होगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि ये नहीं, मैं तो गांव कहा है। और गांव का जो सामाजिक ढांचा है, अभी ताजा बिहार सरकार की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक बिहार राज्य में जो स्वर्ण आयोग बना है, उसके मुताबिक 15% ऊंची जातियों के लोगों के पास मकान नहीं है। 18% के पास स्वर्ण जातियों में कोई स्नातक नहीं है, और 13 या 14% के आसपास जॉबलेस है। तो ऐसा नहीं है कि गरीबी खाली उन्हीं तबकों में है, लेकिन उनकी क्रूर है, उनको इकोनॉमिकली भी वो एक्सप्लॉइट है। मैंने यही तो सवाल पूछा था, वो जो क्रूर गरीबी है, आपकी भी सरकार 10 साल से सत्ता में है बिहार में, उस क्रूर गरीबी को दूर करने के लिए, के रूप में नहीं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आपके सवाल का जवाब देता। लेकिन सवाल तो ये राजनीति और समाज दोनों से जुड़ा हुआ है ना। अगर जब भी जाति की बात होगी तो राजनीति क्यों नहीं आएगी? मेरा जो सरोकार है इस समय एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में है जी, और एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में नहीं है। 1.8 लाख, तकरीबन कोई 9 लाख के आसपास अभी भी भारत के अंदर, और मेजोरिटी में भारत के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं, सर पे मैला ढोने का काम कर रहे। हालांकि सर पे मैला ढोने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, सजा का प्रावधान है, लेकिन ये भी जाति व्यवस्था का एक हिस्सा है। और अभी तो जो आप कह रहे हैं, आंकड़ों पे विवाद हो रहा है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कह रही है ये डीजी सेंसस का काम नहीं, है। वो तो हम आगे बात करेंगे त्यागी जी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, चाहे अगर आप मैला ढोने वालों का ही उदाहरण ले लें, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बिना राजनीतिक इंटरवेंशन के ये जो समाज के हकीकत हैं, जाति के हकीकत हैं, इसे नहीं दूर किया जा सकता। और जितने भी इंटरवेंशन हुए हैं, आप मंडल आयोग के रिपोर्ट के आने के बाद से एक नए तरह का रुझान देश में, राजनीतिक रुझान देखने को मिला। मैं आज ये जानना चाहती हूँ, उस रुझान का 25 साल बाद देश की आबादी, समाज पर कोई असर पड़ा? आप लोगों ने कुछ ऐसा काम किया जिससे हम ये कह सके कि समाज बदला? आप नदियों की गिनती कर रही हैं, आप नालों की गिनती कर रही हैं, आप पशुओं की गिनती कर रही हैं, मोर की गिनती कर रही हैं। तो जो गरीब जातियां हैं उनके भी जातिगत आंकड़े अगर उपलब्ध हो जाएं तो क्या दिक्कत है? ठीक है। और जो सोशल डिस्पैरिटीज है, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर लोहिया तक, मैं इसमें कोई कटु बहस करके समाज में और कटता नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि पहले से धर्म और जाति के आधार पर समाज में काफी कटता है। लेकिन ये जो तबके हैं, मैं आपको एक आंकड़ा सरकार का और बताता हूं, जितने भी नक्सलाइट हैं उनमें 98% आदिवासी हैं। क्यों? तो जो समाज के वंचित तबके हैं, जो इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉइटेड हैं और सोशली भी डिसरेस्पेक्टेड हैं, उनकी जो ज्वाला है उसको कम करने के लिए उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है, उनका एम्पावरमेंट जरूरी है। इसलिए जाति के आंकड़े प्रकाशित करने में, प्रचारित करने में सरकार को न देर करनी चाहिए और रियलिटी बाइट्स ना किसी को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों मांग कर रहे हैं कि जाति के आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए। नंदिनी, आपने अपने ऐसे में कहा कि जाति के आंकड़े प्रकाशित नहीं करने चाहिए, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के आधार पर कई बार, इनफैक्ट सरकारी भी आंकड़े कई बार इस तरह से सामने आते रहे, नेशनल सैंपल सर्वे का आंकड़ा हो या और भी दूसरे सरकारी आंकड़े हो, जिसमें ये एक अनुमान लगाया जाता रहा है कि तकरीबन 35 से लेकर 50% के आसपास, अगर मंडल आयोग की रिपोर्ट माने तो 52% के आसपास हैं। अगर इस हकीकत को मानकर चला जाए तो सरकारों को उस हिसाब से पॉलिसीज बनाने और उनको इम्प्लीमेंट करने का 67 साल में पर्याप्त मौका था ताकि इस हकीकत को कुछ पाटा जा सके। क्या आपको लगता है वो कम हुआ? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मनोज जी ने कहा कि गरीबी और जाति में बहुत करीब रिश्ता है, और हम जानते हैं कि आदिवासी, दलित, मुस्लिम और ओबीसी, ये 4 तबके हैं जो बहुत ही, मतलब उनका
सवर्ण से काफ़ी हर चीज़ में, हाउसिंग में, खाने में, डिस्क्रिमिनेशन में ज़्यादा उनकी इन्हीं तबकों से लोग जेल में पड़े हैं जिसको बेल नहीं मिलता है। हर तरीके से इनको मतलब इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। पर जैसे आप बता रहे थे कि आदिवासी नक्सल क्यों ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ 50 साल से, हम 60 साल से हमें आदिवासियों की आंकड़े पता है। हमें पता है कि आदिवासी में करीब 45% स्टारवेशन रेट पर है, कि BMI उनका 18.5 से कम है। पर वो आंकड़े से हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि आपने अपने पॉलिसीज़ वैसे नहीं बनाए कि आप उस आंकड़े को जानते हुए आप उसको एड्रेस कर सकते। हमको पता है कि OBCs में प्रॉब्लम्स है, तो आप वहाँ स्कूल न, उनके जो टोले हैं, उनके जो बस्तियां हैं, वहाँ आप स्कूल क्यों नहीं शुरू करते? रिजर्वेशन अपनी जगह पर ज़रूरत है, पर रिजर्वेशन को ही एक बड़ा मुद्दा बनाना और बाकी चीज़ों को छोड़ देना, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी सी सोच है। मैं वेद प्रकाश जी के पास जाऊं उससे पहले मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूं। अगर जाति के आंकड़े मान लीजिए जारी भी हो जाते हैं और ये पता भी चल जाता है कि 60% OBCs की संख्या है देश में, तो फिर इससे क्या बदल जाएगा? सरकारी नौकरियां तो अब लगातार घट रही हैं, और दूसरा अगर रिजर्वेशन की बात की जाए तो कहाँ पे रिजर्वेशन चाहिए? नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में। शिक्षण संस्थानों की हालत ऐसी रह नहीं गई है कि वहाँ पर कुछ IIT IIM को छोड़ के बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद की जा सके। तो फिर ये आंकड़े जारी होने से क्या परिस्थितियों में बदलाव आ जाएगा? मैं सीधे तौर पर कहूँ, मैं उनकी बात के मर्म से सहमत हूँ। रिजर्वेशन अपने आप में बहुत क्रांतिकारी टूल नहीं है, लेकिन कोई क्रांति की व्यवस्था भी आपके पास दूसरी नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आप समावेशी विकास की बात करते हैं, अगर आपके पास आंकड़े हैं, शेड्यूल कास्ट के केस में हमारे पास आंकड़े हैं, आप कहते हैं बेघर में जो शेड्यूल कास्ट है उनको हम इंदिरा आवास की ये योजनाएं दे रहे हैं, आपके पास ये शहरी गरीब के बारे में ये पता ही नहीं है कि किस जाति से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, पलायन में जाति का क्या संबंध है, भूमि स्वामित्व का क्या संबंध है। अगर ये आ जाएंगे तो मैं समझता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, योजनाएं आपकी समावेशी होनी चाहिए, पीपल ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अभी तक क्या है ना, आप स्पेक्टिकल काइंड ऑफ डेवलपमेंट हो रहा था, एक तो वो आएगा। दूसरा, मंडल कमीशन के बरक्स में कहूं, मंडल कमीशन ने 18 रिकमेंडेशन किए, जिसमें जमीन भूमि सुधार की बात की, प्रोडक्टिव एसेट बिल्डिंग की बात की थी, 18 इस तरह के जिन बैकवर्ड कास्ट फाइनेंस कमीशन, और उन सबों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और सिर्फ आरक्षण में हम अटक गए। अक्सर क्या होता है कि आरक्षण का मुद्दा एक इमोटिव इशू है। नव उदारवाद के दौर में हमें इसकी भी वकालत करनी पड़ेगी कि निजी क्षेत्रों को अगर सरकार प्रोत्साहन दे रही है तो उनको हमारे सामाजिक यथार्थ को स्वीकार करना होगा, खास तौर पर आपका मीडिया और मैं कहता हूं और निजी क्षेत्र, मतलब दोनों आप ही ये कह रहे हैं कि अगर निजी क्षेत्र को सरकार प्रोत्साहन दे रही है तो रिजर्वेशन की पॉलिसी वहां पर भी लागू होनी चाहिए। उससे समरसता बढ़ेगी। हाँ। और अक्सर हम देखते हैं मीडिया में, खास तौर पर जाति के नाम पर एक रेसिस्टेंस होता है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, उसका खात्मा होगा। सारे सवाल अब आपकी तरफ आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मीडिया में भी ये स्थिति है कि जाति के नाम पर रेजिस्टेंस होता है। आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और उसके अलावा कैंपेन भी चला चुके हैं हमारी जाति हिंदुस्तानी की, तो आप क्यों नहीं चाहते हैं कि जाति सबको पता चले कि किसकी क्या जाति? सारी बहस को हम 2-3 हिस्सों में बांट लें तो बहुत आसान और बहुत तेजस्वी ढंग से अपनी बात हम लोग कर सकते हैं। पहली बात, आंकड़े इकट्ठे करने के बारे में किसी ने ये नहीं पूछा कि आंकड़े इकट्ठे क्यों कर रहे हैं जातियों के। जातियों के आंकड़े इकट्ठे करना शुरू क्यों हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। स्वाधीनता संग्राम 1857 के बाद जातीय आंकड़े शुरू हुए, 1931 में बंद कर दिए। किसने बंद किए? उस अंग्रेज कमिश्नर ने बंद किए, जो कि मामूली अफसर नहीं था, पंडित था, विद्वान था, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का PhD था, हटन, J.H. हटन। और उसने क्यों बंद किए? उसने अपने तर्क दिए, वो पढ़ने लायक है। वो कहते हैं कि जाति बिल्कुल नकली चीज़ है और इसको गिना ही नहीं जा सकता है। जो पहली जनगणना हुई थी उसमें 500-700 जातियाँ थी, जो दूसरी हुई उसमें 5-7 हज़ार हो गई, जो तीसरी हो गई उसमें 50-60 हज़ार हो गई, और बढ़ती गई तो जात में जात, आधार पे यानी जातीय आधार पर आप कोई गणना कर ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि बिहार के एक ही जिले में जो ब्राह्मण हैं, जो जाति, दूसरे जिले में वो शूद्र है, और एक प्रांत में जो वणिक है वो दूसरे प्रांत में, ये जो मैं कह रहा हूँ
सब प्रमाण जे.एच. हट्टन ने इतना मोटा ग्रंथ लिखा है, रिपोर्ट लिखी है, उसमें पढ़िए। लेकिन कभी ब्राह्मण शूद्र है नहीं कहा जा सकता हमारे देश में, बाइबिल और वेद नहीं कहा जा सकता। हम सब समाज की हकीकत को समझते और पहचानते हैं। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है ये, पूरे देश में जाने का अवसर मिलता है। मैं बराबर देखता हूँ कि जातियाँ बिल्कुल नकली हैं, बनावटी हैं। जाति कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, कोई डीएनए से सिद्ध नहीं हो सकती, किसी बात से सिद्ध नहीं हो सकती। कोई जाति किसी की भी हो सकती है। मेरा कहना यह है कि आंकड़े आप इकट्ठे किस लिए कर रहे हैं? जाति को खत्म करने के लिए कर रहे हैं या जाति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? अगर मुझे इजाजत दें, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर जातियों का अस्तित्व ही नहीं है और जातियाँ नकली हैं, तो फिर तो मतलब सरकारों की तमाम पॉलिसीज, तमाम अभियान सब बेकार हैं। फिर तो उनको उस रास्ते पर चलना ही नहीं चाहिए था। फिर तो पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी को आप खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल मैं भारत में ऐसा और फिर तो हमारी जाति हिंदुस्तानी के अभियान को आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, आगे और तेजी से बढ़ाना चाहिए था। चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेला ऐसा बददिमाग आदमी हूँ जो ये कहता हूँ कि ये कृत्रिम मनुष्यकृत जातियों को खत्म करना चाहिए। जन्मना जायते शूद्र, ये सही है, ये सही है कि खत्म करना चाहिए। लेकिन ये हकीकत भी है कि वो खत्म नहीं है, वो और ज्यादा जड़ें जमाती जा रही हैं। जो आंकड़े इकट्ठे आप करेंगे, एक छोटी टिप्पणी। आपने किसी की संवेदनशीलता हटन साहब की और विद्वता के लिए पंडित शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, ये जाति हमारी भाषा में है, हमारी शब्दावली में है, पंडित का हमारे अंदर है। देखिए, पंडित का अर्थ मैं कई तरह से, मतलब विद्वान, पंडित का मतलब होता है विद्वान। पंडित का मतलब, लेकिन जब आप कहते हैं जन्मना ब्राह्मण नहीं होता नहीं, जब कहते हैं कि जाति का डीएनए नहीं होता है, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है मानव निर्मित जो विभाजन है उससे लड़ने। और इसमें तो डिवाइन इंटरवेंशन भी है, हर तरह की चर्चा होती है। इसलिए ये कहना कि जाति नहीं होनी चाहिए ये काव्यात्मक लग सकता है, लेकिन आपके हिंदुस्तान की हकीकत जाति को जाने नहीं दे रही। नहीं तो ये हकीकत को बदलेगा कौन? ये जो नकली हकीकत है, आंदोलन, इसको आंदोलन, बिल्कुल आप एकदम ठीक कह रहे हैं, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। इसीलिए मैंने ये आंदोलन चलाया। कास्ट को प्राइमरी टेक्स्ट बनाइए, इसीलिए गीता और बाइबल के बदले राम मनोहर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अम्बेडकर का हर स्कूल में पढ़ाना। देखो आम्बेडकर ने क्या कहा, आम्बेडकर की पुस्तक का नाम क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए, आपके इन तमाम जाति का उन्मूलन। और डॉक्टर लोहिया ने जाति तोड़ो आंदोलन चलाया। डॉक्टर लोहिया की किताब का नाम है जाति प्रथा का नाश क्यों और कैसे। बिल्कुल, जाति तोड़ो। बिल्कुल। नंदिनी, एक्चुअली वैदिक जी, आपके जो आप जो कह रहे हैं कि हटन ने कहा था कि कलेक्ट नहीं होना चाहिए, वो गलत है, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है। 1941 के सेंसस में भी कास्ट डेटा कलेक्ट हुआ था, पर वो रिलीज़ नहीं हुआ था क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो उस समय पैसे की कमी थी कि वो पूरे आंकड़े को रिलीज़ करने। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब बात हुई थी कि हमको 51 के सेंसस में क्या कास्ट को एन्यूमरेट करना चाहिए नहीं, तो उस समय लगा था कि नहीं, क्योंकि हम जातिवाद को ख़त्म करने जाना चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि कई मोबिलाइजेशन होते जा रहे थे जो डेटा को, जैसे आप सही कह रहे थे कि डेटा में कुछ खमियां आ सकती है, क्योंकि जब भी, इसीलिए मेरा ऑपोजिशन है कि आप कास्ट सेंसस को सोशो इकोनॉमिक सर्वे के साथ आप अगर करने भी जा रहे थे तो सेंसस में करते, क्योंकि आपकी जो डेटा होती वो थोड़ा ज़्यादा रिलायबल होती। क्योंकि अगर किसी को बताया जा रहा है कि आपका जो स्कीम इंदिरा आवास का या किसी और चीज़ का आपके कास्ट से जुड़ा जाएगा, तो ऐसे डर है कि जो अपर कास्ट है वो अपने आप को दलित कहते जाएंगे ताकि उनको कुछ बेनिफिट मिले। और एक्चुअली जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो अंडर एस्टिमेशन हुआ है गरीबी का। तो बिल्कुल सच्चाई है कि कास्ट के आंकड़े कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग अपने जात को कभी गांव का नाम बताएंगे, कभी शहर, मतलब कभी जात का नाम, और कई जातों में अलग अलग, तो वो सब मुश्किल है। पर अभी अगर आपको मोटी तौर पर सोशो इकोनॉमिक कारण कलेक्ट करना है तो आपको किसी और तरीके से कलेक्ट करना चाहिए। और वैसे भी हमारे पास कई आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, जिससे हमें पता है कि कास्ट इज अ लिविंग रियलिटी, सोशो इकोनॉमिक रियलिटी। उन्होंने जो कहा, आज ओबीसी की 50 जातियां हैं जो अपने को कहती है कि मुझको शेड्यूल कास्ट में बना दो। और ओबीसी कमीशन, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, ऑल इंडिया कमीशन, उनका काम केवल इतना ही है कि राज्यों के आधार पर से उनको सिफारिश आती है। और वो आज होड़ लगा है कि एक मिनट सुनिए,
आज जाट समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि मुझको ओबीसी बना दो। पटेल कर रहे हैं गुजरात में। जब बीपी मंडल का कमीशन बना था और हर जात के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा गया था, तो हरियाणा के जाट और अहीरों ने कहा था कि मैं कोई अछूत हूँ जो मुझको तुम ओबीसी बनाओगे। उन्होंने विरोध किया। जब लेकिन आज वो है, इतना जटिल ये मसला है, तो संसद के अंदर खड़ी होकर आपकी पार्टी ने जिस तरह से इसे सामने लाने की वकालत की थी, उसको और ज्यादा जोर शोर से पुरजोर तरीके से इसको सामने लाने की बात करनी चाहिए। देखिए, ये जटिलता के उलझाइए मत इस बहस को। देखिए, ये केवल मैं समझता हूं कि ये थूक बिलोई बौद्धिक विलास है। जाति प्रथा का समूल नाश क्यों और कैसे, जो अंबेडकर ने, डॉक्टर लोहिया ने बताया। एक ही बात मैं कहूंगा। हाँ। जाति का आधार, डॉक्टर लोहिया ने हमेशा कहा, जाति का आधार रोटी नहीं है, जाति का आधार बेटी है। अगर सरकारी नौकरी में, सरकारी सुविधा में संसद के द्वारा सभी पार्टी सहमत बना के कह दे कि सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधा पाने के लिए इंटरकास्ट मैरिज अनिवार्य है, तो 50 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान की जातियां मिटेंगी। लेकिन हमला करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, आप उनको कभी सजा नहीं देते। आपकी पार्टी हमेशा, खैरलान जी का एग्जाम्पल दीजिए, बाथे का एग्जाम्पल दीजिए, बथानी टोला, अगर आपको जाति प्रथा खत्म करना चाहिए, जो दलितों, आदिवासियों के साथ ऐसा करते हो, उनको सजा क्यों नहीं देते? आपकी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़े होती है। कहाँ सजा देने का काम अदालत का? बिल्कुल, पूरे ब्राह्मण में खड़ी है भाजपा के ब्राह्मण सजा का काम अदालत का देना है। ब्रह्मऋषि सेना का काम भारतीय जनता पार्टी से क्यों जोड़ते हैं? लोकसभा चुनाव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होती थी, और आज आपकी पार्टी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? पहला ओबीसी प्रधानमंत्री। चुनाव के समय में भी ये बात आई थी, को नहीं मानते हैं, देखिए, चुनाव के समय में भी ये बात आई थी कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है। जब उनका हवाई जहाज उत्तर प्रदेश और बिहार पहुंचा, तो अचानक उनको अपनी जाति का बोध हुआ। क्यों कहा? क्योंकि वो बिहार और उत्तर प्रदेश, आदिवासी दलितों ओबीसी का जमीन लिया जा रहा है, चुनाव में नहीं आया, हरियाणा के चुनाव में इस तरह की बात नहीं आई, लेकिन बिहार जाकर ही याद क्यों आता है, ये बड़ा सवाल है। जब जाति है तो मैं अपनी जात क्यों नहीं कहूंगा? तो ब्रेक पर जाने से पहले हम जाति का राजनीति से संबंध पर डिस्कस कर रहे थे, और मामला इतनी गर्म बहस पर पहुंच गया था कि लव जिहाद और ऑनर किलिंग और इसके अलावा तमाम इश्यूज जो हमारे समाज में इस समय व्याप्त हैं, उस पर सरकारों की राय और सरकारों की स्पष्टता मांगी जाने लगी है। आपको क्या लगता है कि जाति और राजनीति को किस तरह से देखना चाहिए? मैं समझता हूँ कि यह आपने ठीक कहा, और जो सारे बंधु कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि भारत की राजनीति को जातिवाद ने बुरी तरह से ग्रस्त कर रखा है। तो राजनीति को स्वस्थ बनाने के लिए, लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाने के लिए भी जरूरी है कि जातिवाद को ख़त्म किया जाए। मैं तो समझता हूँ कि जो जातीय सरनेम लगाए जाते हैं हिंदुस्तान में, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। और जो हुकुमदेव नारायण जी ने बात कही, जो डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ कि अंतर्जातीय विवाह होने चाहिए, और हमारी सरकार में ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर जातिगत असमानता है जो आप स्वीकार करते हैं, नौकरी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, इसकी बात करना जातिवादी राजनीति नहीं है। जातिवादी राजनीति वो है कि हवाई जहाज से उतर करके ये बताया जाए कि ओबीसी प्रधानमंत्री है और हिंदुत्व पॉलिटिक्स भी करे और एक डायनामाइट बना दे। ये भी बताया जाए कि ये का माने जादव राज होता है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी राजनीतिक मंथन में उससे कुछ राजनीति होती है, लेकिन मंथन प्रगतिशील ही रहता है हमेशा। ये सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आप अगर सब करें तो आप भी क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ना। आप कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आप जातिवाद का काम कर रहे हैं। आपको तो नया रास्ता दिखाना चाहिए। अगर जाति है, हुकुमदेव नारायण यादव है, धर्म बदलना चाहे तो बदल ले सकता है, लेकिन आज मैं जाति बदलना चाहूं तो हिंदुस्तान की कोई जाति अपनी जाति में लेने को तैयार नहीं है। ये फैक्ट्स है।
इससे विमुख होकर के कुछ बुद्धिजीवी लोग बहस करते हैं। विमुख नहीं, लेकिन धर्म बदलना आसान है, जाति बदलना कठिन है। जिस जाति के लोग हिंदू में से जिस जाति के लोग धर्म बदल के किसी भी जाति में गए, उनका अपने जाति के अंदर सामाजिक स्तर उसी के बराबर उनका तो बिल्कुल। तो इसीलिए मुस्लिम और क्रिश्चियन शेड्यूल कास्ट के लिए भी ही रिजर्वेशन होना चाहिए। आप इसको भी प्लीज उठाइए, क्योंकि उनकी स्थिति वैसे ही रहती है। मुस्लिम ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, मुस्लिम और क्रिश्चियन दलितों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। मंडल कमीशन में वो अलग व्यवस्था थी। दलित क्रिश्चियन दलित मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन नहीं है, एससी के लिए, एसटी के लिए पहले बिहार आप प्लीज इसको उठाइए। अगर आपका ये मानना है तो आप प्लीज इसको उठाइए। ये मत कहिए कि अमृता जी, ये भी हिपोक्रेसी है कि सभ्य समाज के लोग जो सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में जो असमानता रही है, उसको छिपाने के लिए एक नया तर्क ये देंगे कि जात को मत छेड़ो। बिल्कुल। और जो जात को छेड़ेगा ये कहकर के कि उनका शोषण हुआ है, असमानता है समाज में, वो जातिवादी है। और जो कुंडली मार के व्यवस्था पे बैठे हुए हैं, हिस्सेदारी नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा इतने खूबसूरत तर्क हैं कि शोषितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, आदिवासी के लिए, इवन महिला के लिए भी जब कोई समाज शास्त्री इन वर्गों के एम्पावरमेंट के लिए सवाल उठाएगा, वो जातिवादी हो जाएगा। तो जो पिछड़ी जाति के, आदिवासियों के, गरीबों के जो गरीब हैं, वो दोहरी मार के शिकार हैं। और हम और आप और झा जी, शोषण हमारा भी है इकोनॉमिक, लेकिन हमारा सामाजिक उत्पीड़न नहीं। हम और आप और ये और वैदिक जी, चारों जो हम पंडित जी लोग हैं, तकलीफ हमारे यहाँ भी है, बेरोजगारी हमारे यहाँ भी है, गरीबी हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारा समाज में अपमान नहीं है जो अपमान वाल्मीकि समाज के नौजवान का है। त्यागी जी, ये सवाल भी जायज हैं, उतने ही जायज हैं जितने कि वो सवाल जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि मंडल आंदोलन के बाद जो उपजी हुई पार्टियां हैं, जिनसे ये बड़ी उम्मीद थी कि वो समाज को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगी, सामाजिक परिवर्तन को, क्या वो अपनी भूमिका को सार्थक कर पाएंगे? सामाजिक परिवर्तन के जो आंदोलन है, उसके जो उद्देश्य हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, मैं उसको पार्टी के दायरे में बांध करके उसका लक्ष्य छोटा नहीं करना चाहता। अगर वो पार्टी के दायरे में न भी बांधे, अगर आप समाज के दायरे में अगर देखना चाहते हैं, तो सामाजिक स्तर पे किस तरह का बदलाव? आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी या भाजपा या डीएमके का आंदोलन या बीएसपी, उसके दायरे में ये जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसमें नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ इसको, और मैंने अपने बचपन से देखा, जब शिक्षक मुझको पीटता था तो हाथ से पीटता था, जब दलित के लड़के की पिटाई होती थी तो डंडी से होती थी। मैं पैदा होते उस विषमता को मैंने अपनी आंख से देखा है। जी, आज के नौजवान इस मसले पर क्या सोचते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। जी, यहाँ पर बात हुई कि जो निचले तबके के लोग हैं उनका सामाजिक उत्पीड़न होता है, जो दबी कुचली हुई जातियाँ हैं। लेकिन अगर जाति के आंकड़े जारी कर दिए जाएं, अगर ये रिलीज़ हो जाएं, तो इससे सामाजिक उत्पीड़न किस तरह से ख़त्म होगा? क्योंकि ये तो केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स का सीधा नाता है आंकड़े जारी करने से। इससे सामाजिक उत्पीड़न पर क्या असर पड़ेगा, मेरा सवाल ये। मनोज जी, आप जवाब दें। एक छोटी सी चीज़ है, मैंने जैसा पहले अपनी बातचीत में भी कहा था कि देखिए, कुछ सच्चाइयाँ होती हैं जिनको हमको उनके पूरे दायरे में कॉम्प्रिहेंसिव डेटा चाहिए। अगर हमें पता है कि उत्पीड़न हो रहा है, तो एक जब आप व्यवस्था करते हैं रोजगार की, चूंकि आपके पास आंकड़ा है कि ये बेघर है और ये फलानी जाति से आता है, इसके पलायन के ये कारण है, तो अगर आप जड़ से लेकर के तना तक आप काम कर पाते हैं, उसके लिए एक बहुत ही समावेशी विकास की अवधारणा की जरूरत होगी। तो उत्पीड़न धीरे धीरे हिस्टोरिकली, ये हमारे पास एविडेंस है कि धीरे धीरे कम होता है। ये कई जातियों में हुआ है, लेकिन आपके समाज का जो व्यापक दायरा है उसमें ये सोच अभी तक नहीं आई है। शायद यही कारण है कि जब जब इसकी बात होती है, जैसे आपने वोट बैंक कहा, देखिए कैसे हम कोटा की जब बात होती है तो वोट बैंक कह देते हैं। वोट बैंक हम बाकी जगह बात नहीं करते हैं, कोई हिंदुत्व वोट बैंक नहीं बोलता, लेकिन जब जातियों की बात होती है तो वोट बैंक होता है। ये हमारा एक दोहरा सोचने का तरीका है और वहीं से उत्पीड़न की संज्ञा प्रक्रिया। सवाल पूछूं कि अगर हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, हम उसमें जात को बीच में न लाएं, तो क्या गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे? त्यागी जी ने एक बात कही, नहीं, बिल्कुल निर्गुण आंकड़े की आप बात कर रहे हैं। गरीबी आप दूर कर लेंगे, हो सकता है मकान बना दे,
लेकिन उस मकान तक दस्तक देने कोई नहीं जाएगा। आप ये बात समझिए। वो आरक्षण देने से दस्तक देने चले वो आपकी व्यवस्था का प्रश्न है। आरक्षण देने से आपकी व्यवस्था का प्रश्न नहीं, तो उनके बार-बार ये कह के जो उनका प्रश्न है हुकुमदेव जी उत्तर उसका मिलना चाहिए। हुकुमदेव जी, हम आपस में जो उत्तर देते हैं उनके प्रश्न का बुनियादी प्रश्न के आधार पर हुकुमदेव जी कह रहा हूँ कि आपने गरीबी का आंकड़ा निकाला, उसमें जात जोड़ी, गरीबी दूर कर दी। आपका कहना यह है कि जात नीची होने के कारण अपमान, उसको लज्जत है, उसको लज्जत जात के आधार पर उसका उत्पीड़न हुआ। बिल्कुल आपका तर्क शुतुरमुर्ग की तरह जात के आधार पर अगर मैं रेत में चोंच रखूं तो मैं यथार्थ को नहीं देख रहा हूं। आगे के सवाल पर बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, 1 सेकेंड में उनके प्रश्न का उत्तर निदान है। आंकड़े के आधार पर गरीबी के जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर गरीबी उन्मूलन के लिए अगर जोर दिया जाएगा तो निश्चित ही पिछड़े और दलित समाज में ज़्यादा गरीब है उनका आर्थिक उत्थान होगा। अगर जोर रहा हूँ, लेकिन केवल कि इस आंकड़े का प्रयोग अपने राजनीतिक सत्ता के लाभ के लिए किया जाएगा तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। मेन जो ये आंकड़े कलेक्ट करना या ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स सवर्णों से हो रहा है, क्योंकि आप ये छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को छोड़ दीजिए। हम ये डेटा कलेक्ट करें कि मीडिया में कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, मुस्लिम भी कम है, सबसे ज़्यादा सवर्ण है। तो सारे जो हम प्रोफेशंस में देखें, लॉ में, मीडिया में या जो भी पावरफुल प्रोफेशंस है, उनमें सबका सवर्णों पर कब्जा है। क्या ये वोट बैंक नहीं है? बिल्कुल। इसको भी हमें वोट बैंक, ये बिल्कुल इस पर रिसर्च होना चाहिए। शायद मेरा एक सवाल का जवाब, तो यही वोट बैंक है कि आप छिपाने चाह रहे हैं। ये भी मैं उलटता हूँ, आपके पूरे तर्क को उलट देना चाहता हूँ। कनॉट प्लेस में इस पूरे तर्क को उलट देना चाहता हूँ। प्लेस में 2 दुकानें लगा दीजिए, वाल्मीकि पान भंडार और शुक्ला पान भंडार। अगर वाल्मीकि पान भंडार में कोई पान खाने चला जाए तो मैं आप लोगों की तर्क मान। अब देखिए इस सारे तर्क पद्धति को उलट देता हूँ मैं। सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण विचार मेरे दिमाग में आया, इस पूरे तर्क को मैं उलट देता हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सारे जो बड़े बड़े व्यवसाय हैं, प्रभावशाली और पैसे वाले, उन सब में ऊंची जातियों के लोग हैं। मैं उलटता हूं इस तर्क को कि मुझे ये बताइए, सफाई कर्मचारियों में ब्राह्मण कितने हैं? क्यों नहीं करेंगे? यही जाति है, वो जाति है, यही जाति है। सुनिए और उसमें तो हम चाहते हैं 100% आरक्षण। हाँ, तो इसको भंग करना पड़ेगा। इसको भंग करने के लिए अगर आप जात को जमाएंगे तो ये भंग नहीं होने वाली, कभी नहीं होगी। इससे क्या लेना देना कि तर्क सुनिए देखिए, मैंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी है। सुनिए मैडम, मैंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी है। सुनिए, मैंने किताबें नहीं पढ़ी है, मैंने काम किया है, मैंने आंदोलन चलाए। पिछले 60 साल से देश में आंदोलन चला रहा हूँ, पूरे देश में। ये प्रगति, इस तर्क को सुन, प्रगतिशील आंदोलन नहीं है जो आप चला रहे हैं। आप मेरे तर्क को ध्वस्त कर दीजिए, लेकिन सुन तो लीजिए। इस तर्क को जो मैंने उल्टा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सफाई कर्मचारियों में कितने ब्राह्मण हैं और कितने वैश्य हैं? नगण्य हैं, नहीं के बराबर हैं, है ही नहीं। तो कैसे लाना उनको? उनको लाने के लिए जात तोड़ना। और जात कैसे तोड़ना? कि जिन कामों की इज्जत और लज्जत मतलब पैसा, इज्जत मतलब मान सम्मान, जिन कामों की इज्जत और लज्जत इस देश में कम है, उनकी इज्जत और लज्जत को बढ़ाना। सफाई कर्मचारी में सिर्फ ब्राह्मणों की ही रिजर्वेशन होनी चाहिए। मैं अगला सवाल पूरे देश को आपकी स्वच्छ भारत आंदोलन में आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि सारे देश के पंडित स्वच्छ भारत में सफाई कर्मचारी का काम करें, और जो हमारे सारे सफाई कर्मचारी हैं सबको गुस्से में कह रही, लेकिन ठीक है, मंदिरों में रिजर्वेशन दिलवाइए। आपकी बात से सहमत हूँ, बुनियादी तौर से आप बिल्कुल ठीक है। तो आप बिल्कुल इस पर आंदोलन कीजिए कि मंदिरों में मैसेज जहां तक पहुंचना है, मुझे उम्मीद है कि वहां तक पहुंचेगा। जी, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, जो इतनी सारी जातियों में रिजर्वेशन है और इसमें जनरल कोटा भी आता है, इसको रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, तो इसमें भी गरीब वर्ग हैं और जो हमारी जातियां उसमें छोटे वर्ग भी हैं और बड़े लोग जो हैं वो फायदा उठा लेते हैं। तो ये मतलब आप ये चाह रहे हैं कि गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए? क्रीमी लेयर, इनका सवाल क्रीमी लेयर। तो ओबीसीज में क्रीमी लेयर तो ऑलरेडी डिफाइंड है, एससी एसटीज में। मैं सीधे एक लाइन, वैदिक जी ने डॉक्टर लोहिया का नाम लिया, मैं कहूँगा डॉक्टर लोहिया इसके लिए हम लोगों को कहते थे
ना खेती, नौकरी और व्यापार, एक व्यक्ति एक रोजगार, ये सारे पर लागू हैं, किसी जात पर नहीं। ये 3 जीविका के साधन हैं, खेती, नौकरी, व्यापार। किसी भी नागरिक के पास में तीनों में से एक से अधिक रोजगार न हो, नंबर 1 खत्म कर दिया जाए। बाकी शेष रोजगार उनको दिया जाए जिनके हाथ में कोई रोजगार नहीं है। अगर मेरा एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है, मैं पूछना चाहती हूँ, राजनीति को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? आप आइए, क्या बात। अभी जीविका का साधन उसी खेती, नौकरी और व्यापार 3 प्रधान साधन हैं। हाँ। राजनीति कोई अस्थाई जीविका का किसी का साधन नहीं है। हाँ। इसीलिए उसको नहीं मानते हैं। हाँ। ये अस्थाई साधन। आप परमानेंट, हम सब टेम्परेरी। आप एक ये मानिए, 3 आंकड़े बताते हैं कि अभी बढ़ता जा रहा है परमानेंट फैमिली बिजनेस। नहीं, हमारे हम और खास तौर जितने कॉन्ट्रैक्टर आए, हम इसको डाइवर्सन में नहीं जाना चाहते, हमारी बात को खत्म होने दीजिए। निराकरण क्या हिंदुस्तान के नौजवान या हिंदुस्तान के, मैं जैसे त्यागी जी ने कहा, मैं किसी पार्टी एक का नहीं मानता हूँ, देश का मानता हूँ। क्या हिंदुस्तान के नौजवान, क्या हिंदुस्तान के सभी नागरिक इस बात के लिए सहमत हैं कि 3 में से एक रोजगार एक के पास रहे, इससे अधिक न रहे? नंबर 1। हिंदुस्तान के 50% लोगों के पास इन तीनों में से कुछ नहीं है। आप सुनो ना, वही तो कह रहा हूँ। हाँ। जिनके पास नहीं है उनको। नंबर 2, जो क्रीमी लेयर आपने लगाया वो केवल ना अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा किसी का भी नाम नहीं था। आप एक रेखा लगाओ, आयकर से जो आयकर दाता हैं उससे आयकर की सीमा से 1.5 गुना तक या 2 गुना तक आमदनी रखने वाले किसी भी जाति के हों, बस सरकारी नौकरी में उनको हम बिल्कुल सही नहीं देंगे, हम उनको प्राथमिकता देंगे जो इसके नीचे हो। बिल्कुल सही। इससे जातियां भी टूटेंगी, आर्थिक विषमता भी मिटेगी। लेकिन सारे सुझाव आपकी पार्टी कर सकती है लागू। एक छोटी चीज, आपके सवाल का जवाब हुकम नारायण यादव जी ने दे दिया। एक्सक्लूजन की बात हो रही है जो आप चाहते थे। आपने सवाल पूछा कि आर्थिक स्थिति पे क्यों ना हो। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, एक कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। दोनों में क्लॉज 4 लाना पड़ा संविधान सभा की बहस और बाद में कुछ मुकदमों के बाद। वो क्लॉज क्या कहता है कि इस आर्टिकल के अंदर जो भी चीजें हैं वो अब तक अपर्याप्त थी जब तक राज्य खास तौर पर इन वंचित समूहों के लिए विशेष व्यवस्था ना करे। ये क्यों करना पड़ा? वो सामाजिक न्याय की अवधारणा है। नेचुरल जस्टिस एलिवेटेड होता है जब आप सामाजिक न्याय की धारा को जोड़ते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। इस बात को हम समझ लें, एक खास ऐतिहासिक परिस्थिति में एक खास वजह से ये दिया गया है और अभी भी वो मंथन जारी है। दोनों है जी। आरक्षण का मतलब गरीबी उन्मूलन भी है और सामाजिक हैसियत भी प्राप्त करना है, दोनों है जी। जब आरक्षण के कारण इन वर्गों में नौकरी पेशा वाले लोग आए हैं, उनके बच्चे आज आगे बढ़े। हम बहुत खुश होते थे, पंडित धर्म में हमने जन्म लिया और आज जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे जो जन्म हमें शूद्र में मिले या ओबीसी में मिले, क्योंकि पंडितों की इतनी मट्टी खराब है। कभी भी आप किताब उठाओ कर देखो, इतिहास देखो, उसमें लिखा होता है गरीब ब्राह्मण। और आज जो है जब अगर यदि हम किसी नौकरी के लिए कहीं भी फॉर्म भरेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसे जो है जनरल को देने पड़ेंगे। उसके बाद में फिर लंबाई में, चौड़ाई में, हर चीज़ में जो है हमें 5% का जो है छूट भी नहीं मिलेगी, उन्हें छूट भी मिलेगी। और पंडितों की मतलब जनरल की जितनी भी हैं ओबीसी, मतलब उसमें जैसे कि बनिए हैं, ब्राह्मण, और भी कई सुनार हैं। तो इस मतलब अब इस समय में बिल्कुल ही जनरल की मिट्टी खराब कर रखी है। और तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जाति जो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि आप इतना भेदभाव कर, जब आप वोट मांगने जाते हैं, वोट लेते हैं, तब आप ये नहीं देखते कि इनके बारे में कुछ सोचो, कुछ करो। तो मैं इसमें जो है ये आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। 2 चीज़ है, गरीब हिंदुस्तान में 2 तरह के गरीब हैं। एक गरीब वो हैं जो मन के भी गरीब हैं और धन के भी गरीब हैं, पेट पर भी मार है और इज्जत पर भी मार है। और एक गरीब हैं जो पेट पर मार है लेकिन इज्जत पर मार नहीं है। नंबर दूसरी बात कि आप जिसको उठा रहे हैं बात को, वो इस बात को ऐसे समझो कि हिंदुस्तान के अंदर जब जातियाँ मिटेगी तभी हिंदुस्तान के अंदर सभी में समता आएगी। तीसरी बात आपने जो कही कि जो ब्राह्मण गरीब हैं उनको मिलता है, एक है विशेष अवसर, एक है विशेषाधिकार। विशेष अवसर का मतलब आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक उसको विशेष भोजन दिया जाता है,
हुकुमदेव जी, ताकतवर लोग बराबर का भोजन नहीं मांगते। तर्क के मुताबिक सरकार को एकदम साफ कह देना चाहिए कि हम जाति का आंकड़ा जारी नहीं करेंगे, हम जाति विहीन समाज चाहते हैं और इसलिए हम जाति का आंकड़ा जारी नहीं करेंगे। इसके बारे में जाति के आंकड़े को लाना चाहिए, शुद्ध रूप से आना चाहिए। किसी तरह की उसमें विसंगतियां जितनी हैं उनको निर्मूल करके इस तरह के आंकड़े आवे जिसमें कोई विसंगतियां न हो, कोई त्रुटि नहीं हो। उसके समाधान के लिए जितना जल्द से जल्द प्रयास किया जाना चाहिए। जिस तरह से आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं, उस आंकड़े को इकट्ठा करने वाले जो कंट्रोलर जनरल थे उन्होंने ये आर्टिकल लिखा कि जिस तरह से आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं वो उससे सही तस्वीर तो पेश नहीं हो सकती। लेकिन आपके पास कोई सूचना है? बात ये है, तो अगर नहीं सही तस्वीर होती है तो दोषी वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह के आंकड़े को शुरू किया था। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि वो दोषी हैं और आंकड़ा त्रुटिपूर्ण है तो उसको खारिज कर दीजिए और नई जनगणना करवा लीजिए। आंकड़ा नहीं, अगर जिस पद्धति से जो जनगणना के कमिश्नर आयुक्त हैं उन्होंने जो कहा, आंकड़े इकट्ठे करने के लिए जो प्रक्रिया प्रणाली या जो परफॉर्मा का इस्तेमाल किया गया उसमें इतनी विसंगतियां हैं कि उससे कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है। देखिए तो प्रक्रिया प्रणाली पर है। खबरें आ रही हैं कि सरकार ने सैंपल सर्वे किया है, सेंसस सर्वे नहीं किया है। ये भी चर्चा चल रही है कि सैंपल सर्वे हुआ, सेंसस नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो ये लोग ज्वालामुखी। देखिए सेंसस क्यों नहीं हुआ? ये ज्वालामुखी को जब 4-5 साल पहले हुकुमदेव जी, ये जिस समय हुआ था उस समय सभी हमने भी और जितने मुलायम सिंह से लेकर लालू शरद सबने खड़ा किया था कि जो चिदम्बरम को कि आप जो करा रहे हो वो सेंसस नहीं है, वो सैंपल सर्वे है। हाँ, देखिए उस समय लोकसभा में बात आई थी। अगर ये सच है तो सरकार को उसे खारिज करते हुए उसे खत्म कर देना चाहिए और नया लिया। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये अपनी जगह पर डिस्कशन है कि ये जो आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट में ये कितने सही है। सिर्फ जाति को लेकर नहीं अगर निकलेंगे जाति पर, उनमें कई त्रुटियां हैं जो मतलब फिगर्स जो मोबाइल फ़ोन ओनरशिप जैसे एनसी सक्सेना ने दिखाया है कि जो केरल के उन्होंने फ़ोन ओनरशिप की डेटा दी है वो इतनी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। पर इसके अलावा हमें जैसे जो युवा कह रहे थे कि आपको लग रहा है कि आरक्षण क्यों होना चाहिए जब गरीबों को होना चाहिए, तो आप युवा है तो आप क्यों नहीं आंदोलन शुरू करते कि हर गांव में एक स्कूल होनी चाहिए, आरटीई की इम्प्लीमेंटेशन होगी, तब फिर 20 साल बाद फिर आरक्षण की ज़रूरत नहीं होगी। पर आप अपने कास्ट को लेकर विक्टिमहुड बिठाए बैठे हैं कि हमारे कास्ट को क्यों नहीं मिल रहा है, इससे कोई बदलाव नहीं आने वाली। आप देखिए राजस्थान सरकार ने 17,000 स्कूल बंद कर दिए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने 3,000 स्कूल बंद कर दिए हैं। ये कहाँ है ये स्कूल सारे? ज़्यादातर आदिवासी ओबीसी दलितों की टोले में। तो आप अपर कास्ट हो या जो भी है अपने अपने गांव में स्कूल होना चाहिए जो हर कोई यूज़ कर सकता है। तो आप इन चीज़ों को क्यों नहीं उठाते? और हमें पता है कि अगर एससीसी सर्वे नहीं हुआ या हुआ भी, बहुत सारे दूसरे आंकड़े हैं जिससे पता है कि आदिवासी दलित मुस्लिम ओबीसी इनकी गरीबी से बहुत क्लोज रिश्ता है। तो ठीक है, कुछ ऐसे हो सकते हैं अपर कास्ट सवर्ण जो गरीब है जिसको आरक्षण से नुकसान हुआ है, पर सरकार तो आंकड़े पर ही स्टैटिस्टिक्स एवरेज पर चलेगी ना, हर एक इंडिविजुअल को नहीं देख सकती। जी मेरा सवाल ये है, एक तरफ तो हम बात करते हैं जातिवाद की, और यदि हम मान लीजिए जात मतलब कि आंकड़े इकट्ठे करके अगर विकास की तरफ बढ़ते हैं तो उससे विकास तो होगा, लेकिन जातियां पनपेंगी और जातियां पनपने पे फिर दोबारा जातिवाद में बढ़ोतरी होगी। जब ये जातिगत जनगणना तय करने का जब समय आया था तो सरकार के पास आंकड़े थे। जैसे मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में मैं ऑन रिकॉर्ड हूं आपके इस पर, एक भी सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी शेड्यूल कास्ट का भारत सरकार में नहीं है। एक उनकी आबादी समाज की कितनी है? 22-24%। तो ये जातिवाद नहीं है। ओबीसी का भी नहीं है, कोई सेक्रेटरी ओबीसी का भी नहीं है, जिनकी आबादी ओबीसी का भारत सरकार के किसी मंत्रालय में एक भी ब्राह्मण सफाई कर्मचारी है, ये जातिवाद नहीं है। नहीं तो बदल लीजिए, इसको बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए। मैं तो बदलना चाहता हूँ, उनको सबके बच्चे को बदलना चाहता, बच्चे को सबको। देखिए वो तो त्यागी जी, एक और इसी में आप ही के साथ मैं एक और आंकड़ा जोड़ देती हूँ। कैबिनेट में मोदी सरकार कैबिनेट में 27 कैबिनेट मंत्री हैं, उसमें 20 अगड़ी जातियों के हैं। क्यों भाई? क्यों है? ये तो बदला जा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
ये तो कि जो 52% आबादी है वो इसलिए सड़ी जाति व्यवस्था चल रही है देश में, इसलिए ऐसा है। तो उस जाति व्यवस्था को भंग कीजिए। कोई और सवाल पूछना चाहता है? आप लोग जातीय सरनेम हटाइए अपने। जी, ये सरनेम हटाने से नहीं होगा। सरनेम हटाने से कुछ नहीं होगा। देखो पुराने जमाने में क्या भगवान बुद्ध का कोई सरनेम था, राम का कोई सरनेम था, कृष्ण का कोई सरनेम था, महाराणा प्रताप का कोई सरनेम था, किसी का नहीं हटेगा, शिवाजी का कोई सरनेम था। सवाल है कि जल्दी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और आंकड़ों की सबको जरूरत है, सब जानना चाहते हैं कि आंकड़ों से रिलेशन क्या बनता है बिहार के इलेक्शन का। तो क्या ये बिहार के इलेक्शन के बाद ये आंकड़े सामने आने वाले हैं? आप कह रहे हैं गलतियां सुधारी जाएंगी। ऐसा है कि बिहार चुनाव से पहले इसके आंकड़े प्रकाशित क्यों नहीं कर रहे, इसके तर्क में कुछ पार्टियां कह रही हैं कि क्या चुनाव के बाद करोगे। अगर आंकड़े चुनाव अगर तैयार हैं, जो सोशो कास्ट सेंसस अगर तैयार है तो आज डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है। फिर कुछ लोगों के मन में एक शक शुबा होगा तो शायद क्या चुनाव के बाद करेंगे। तो बीमारी वहां है जब रोका गया है। जी हुकुमदेव जी, सवाल आपसे था। इस आंकड़े के साथ किसी चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। अपने मन से लोग जोड़े कि बिहार चुनाव से लेना है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव तो 2 साल बाद आने वाला है, इसीलिए इसको किसी चुनाव से मतलब नहीं है, इसको मतलब है शुद्ध। नहीं, रोका क्यों गया फिर? ये रोका कहाँ गया है? जारी कर दीजिए फिर। रोका नहीं है, जारी कैसे कर दें? अशुद्ध आंकड़े जारी करके क्या निकलेगा? अशुद्ध नहीं, आप उसको अरविंद पनगड़िया उसके साथ फरेब चल रहा है। अगर आप अशुद्ध मानते हैं तो नया आंकड़ा ले आइए फिर। नया कैसे ले आएंगे? नया सेंसस करवा लीजिए। नहीं, इसी के अंदर जैसे वैदिक जी ने कहा उसको नहीं जानेंगे। एक जाति बिहार के अंदर कहीं ओबीसी है, वही जाति। सुनिए मेरी बात, आप चूंकि उस वर्ग के नहीं समझोगे सर, यही समस्या तो वो अगर गलती है तो उसको सुधारेंगे नहीं। वो एक जाति एक जगह ओबीसी है, दूसरे जगह वो शेड्यूल कास्ट में है। यहाँ जो शेड्यूल कास्ट है वो झारखंड में शेड्यूल ट्राइब्स में है। ये जो विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को जब तक स्पष्ट नहीं कर दिया जाए तब तक उन आंकड़े से क्या लेना। मैं चाहती हूँ आप सब लोगों में से भी कोई पूछे जिनका लंबा अनुभव है जीवन को भी देखने का और समाज को भी देखने का, उनमें से अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है। जी सर जी, क्या ये जरूरी है जाति के आंकड़े आने जरूरी है? विकास के कार्य जब भी होंगे क्या? ये मतलब जो भी विकास से जुड़े में जनता तो जब भी आपके सामने पूरी जनता क्या होता है, नेता तो विधायक तो। देखिए आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। समावेशी विकास, सबका विकास, इन्होंने एक नारा दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका साथ कुछ का विकास, वो सारे ए नाम से शुरू होते हैं, उनका विकास चल रहा है। अगर समावेशी विकास है, होना है, चाहे वो रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तो आपको ये आंकड़े चाहिए। ये आंकड़े चुभेंगे लोगों को, कुछ लोगों को, लेकिन उनकी चुभन से कम हिंदुस्तान में एक बदलाव आएगा, ऐसा मैं मानता हूं। सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका साथ परिवार का विकास राजनीति भी हिंदुस्तान में चल रही है। हुकुमदेव जी, तो अपनी अपनी धारा है। हुकुमदेव जी, अपनी धारा है, बदल रहे हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ, जातिवादी नेताओं का पूर्ण विकास। जातिवादी नेताओं का पूर्ण विकास। जातिवादी राजनीति पर जो जम के बैठे हुए हैं सांप की कुंडली की तरह से, उनका विनाश। मैं तो बस ये बैठने वाले में कोई एक जाति के लोग नहीं है। जिस जाति के लोगों को जहां सत्ता मिली है वो राजनीति पर उसी तरह कुंडली बना के शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए। अगर शुरुआत वहां से हो जाए तो मिसाल कायम होगा और शायद निचले लेवल पर भी उसका असर जाएगा। और अगर निचले लेवल से इसकी शुरुआत करनी है तो निश्चित तौर पर आंदोलन ही एक रास्ता बचता है। आपके इस राय से सहमत हूँ। हाँ। समग्र समावेशी विकास का मतलब है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक सब विकास। और हम हैं ये निर्गुण नारा है। ये पूर्ण विकास कहाँ से शुरू हो, यही तो सवाल है। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? आप जो कह रहे हो, लेनिन ने कहा था, तुम जैसा समाज बनाना चाहते हो अपने संगठन के स्वरूप को उसी तरह जनता के सामने रखो। मुझे उम्मीद है कि आपका ये संदेश सरकार तक जरूर पहुंचेगा। मैं इसी तर्क तक अपनी बहस को खत्म करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बहुत धन्यवाद।